नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज आपके साथ, मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में फैले आईएसआई के जाल की। सवाल यही कि मध्य प्रदेश में आतंक के आखिर कितने एजेंट सक्रिय हैं। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से आईएसआई के 11 जासूसों को पकड़ा है। ये ऐसे जासूस थे जो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया कराते थे। ये सभी जासूस तकनीक के बेहद जानकार, तकनीक में बहुत माहिर हैं और अपनी इसी महारत का फायदा उठाकर ये भारत को नुकसान पहुंचा रहे थे। एटीएस ने जो केस खोला है, जो राज खोले हैं, वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी हैं कि आईएसआई की जड़ें हिंदुस्तान के दिल में भी गहरा रही हैं। यहां सवाल यह भी कि आखिर कैसे सिमी के सफाए का दावा करने वाला प्रदेश आईएसआई के इस मकड़ जाल में उलझ गया। आखिर कैसे यहां के हाईटेक शहरों में इस तरह के मॉड्यूल पनप गए, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि एटीएस ने कैसे आईएसआई के नापाक मंसूबों को नाकाम किया है। कभी सिमी के गढ़ रहे मध्य प्रदेश पर अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक नजर लगी हुई है। मध्य प्रदेश एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई के 11 जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये आईएसआई जासूस पूरे मध्य प्रदेश में फैले हुए थे। एटीएस ने ग्वालियर से 5, भोपाल से 3, जबलपुर से 2 और सतना से 1 जासूस को गिरफ्तार किया है। कई सारे एक्सचेंजेस पकड़े गए हैं। ग्वालियर से 5 लोगों को हिरासत में लिया है, भोपाल से 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जबलपुर से 2 और सतना से 1। जासूसों के पास से जो जानकारियां मिली वो हैरान कर देने वाली थी। ये जासूस सेना से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को भेजने का काम कर रहे थे। ये जासूस जम्मू कश्मीर में तैनात फौजियों को सेना के सीनियर अफसर बनकर फोन करते थे और उनसे मिले क्लूज पर काम करते रहते थे। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए आईएसआई जासूसों के बारे में पहला सुराग लगा नवंबर 2016 में। नवंबर 2016 में ही जम्मू में सतविंदर और दादू नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों पाकिस्तान के हैंडलर्स के इशारे पर भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। तफ्तीश के दौरान पता चला कि सतविंदर और दादू को मध्य प्रदेश के सतना में रहने वाला बलराम नाम का एक शख्स पैसे मुहैया कराता है। बलराम के कई बैंक खाते एटीएस को मिले हैं जो अलग अलग नामों से हैंडल किए जा रहे थे। बलराम के खातों में पैसा समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए पहुंचाया जा रहा था। 2 लोग पहले गिरफ्तार हो गए हैं इस मामले में। उनके पास में मदद दी जा रही थी बलराम के द्वारा। बलराम और इस तरीके के लोगों के पास में हैंडलर से लगातार कांटेक्ट बना हुआ है और उस कांटेक्ट जो उनका जो संपर्क है उसमें उनको बताया जाता था कि इतना पैसा उधर ट्रांसफर कर दो, तो उस तरीके के लोग उनके अकाउंट में पैसे करते। एटीएस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में इसी तरह के टेलीफोन एक्सचेंज चल रहे हैं। ये ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज थे जो विदेशों से आने वाली कॉल्स को फर्जी और चोरी की सिम के जरिए इंडियन फोन कॉल्स में तब्दील करते थे। ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज के संचालन में टेलीफोन कंपनियों से जुड़े कुछ लोगों के शामिल होने की भी आशंका है। मोडस ऑपरेंडी ये था कि नॉन सीएलआई इस तरीके के एक्सचेंजेस चलाए जा रहे थे जो कि इंटरनेट कॉल्स को सेलुलर नेटवर्क या लैंडलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। फैक्ट है वो ये कि कुछ टेलीकॉम कंपनीज के एम्प्लॉइज या उनसे जुड़े हुए लोगों की एक्टिव कॉम्प्लिसिटी इसमें सामने आई है। कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश एटीएस चीफ संजीव शमी ने यह भी बताया कि ये जासूसी पाकिस्तान से कराई जाती थी और बलराम सीधे सीधे पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था। इस खुलासे के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाए जा रहे हैं जो आतंक की कॉल ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और सवाल यह भी कि आतंक के आखिर कितने एजेंट मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं।
क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में सिमी के कई स्लीपर सेल पकड़े जा चुके हैं। आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध भी पकड़े जा चुके हैं और आईएसआई के जासूसों पर इससे पहले भी कई बार शिकंजा कसा गया है। तो वो क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में आतंक की जड़ें गहरा रही है? संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो एक तरफ एटीएस ने आईएसआई के एजेंट्स पर शिकंजा कसा है, वहीं इन जासूसों की गिरफ्तारी पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव ने आरोप लगाया कि पकड़े गए आरोपियों का संबंध बीजेपी के बड़े नेताओं माया सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर से भी है। अरुण यादव के बड़े आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरोप लगाना कांग्रेस की परंपरा रही है। ग्वालियर और सतना से 5 ऐसा एजेंटों को पकड़ा है और 11 है, 11 हो गए हैं और उनका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होना बताया गया है। ये जो एजेंट पकड़े गए हैं इनके खातों में पाकिस्तान से पैसा आया और ये एजेंट जो है ये एक इसमें से ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 58 से निर्वाचित भाजपा पार्षद वंदना सतीश यादव का जेठ होना बताया गया है। इन आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह के गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं और इनके संबंध पाकिस्तान एजेंटों से कैसे हुए और यहां भी जानकारी हमको मिली है कि जो ग्वालियर का ये जो पार्षद का जेठ है ये कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर और माया सिंह जी के संपर्क में भी है। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सिमी को पुष्पित, पल्लवित और संरक्षित किया है। दिग्विजय सिंह जी की सरकार ही अपराधियों और आतंकवादियों के समर्थन से चलती थी। यही कारण है कि बार बार वो बाटला हाउस और आजमगढ़ के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले तो आईने में खड़े होकर अपना चरित्र और चेहरा देखें, उसके बाद बाकी बात करेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हितेश वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। जेपी धनोपिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। धनोपिया साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और इंदौर से एनके त्रिपाठी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप पूर्व डीजी हैं सीआरपीएफ के। और एनके त्रिपाठी साहब का इस डिबेट में शामिल होना इसलिए भी बहुत अहम है कि न सिर्फ सीआरपीएफ के डीजी बल्कि मध्य प्रदेश के डीजीपी भी आप रहे और जब सीआरपीएफ के डीजी रहे तो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयों को आपने लीड किया। कश्मीर और आतंकी मामलों के आप एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, मध्य प्रदेश में 11 आईएसआई एजेंट्स का पकड़ा जाना और जिस तरह से एटीएस के चीफ ये बता रहे थे कि कॉल्स को ट्रांसफर करने के बाद ये क्या बातचीत पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हो रही है और क्या ये करके यहां से जानकारियां पाकिस्तान भेज रहे हैं, ये कितना बड़ा खुलासा है, ये कितना अहम है और कितना चिंताजनक है? देखिए, ये एटीएस के जो प्रमुख हैं संजीव सनू, उनका जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना जी। तो उन्होंने जो कुछ भी बताया वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले हम ये जानते थे कि सिमी जो है इस प्रदेश में खास तौर से पश्चिमी भागों में ये ज्यादा सक्रिय थी, लेकिन जिस प्रकार से ये एजेंट विभिन्न शहरों से, पूर्वी भाग से और उत्तरी भाग से मध्य प्रदेश के पकड़े गए हैं जी, निश्चित रूप से ये बहुत चिंताजनक है। और जिस प्रकार के ये स्लीपिंग सेल हैं या एजेंट हैं या जासूस हैं, जो भी हैं, ये इनका मोडस ऑपरेंडी भी जो अभी सामने प्रथम दृष्टिया आया है वो भी बड़ा खतरनाक है कि टेलीकॉम कंपनी के लोगों से मिलकर ये टेलीफोन जो कॉल्स हैं इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि पकड़े न जाएं और यहाँ की सारी जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे हैं, जानबूझकर भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ ये फाइनेंसिंग का भी काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो पत्थर फेंकने वालों को पैसा दिया जाता है या वहां पर जो टेरर का काम कर रहे हैं उनको पैसा दिया जाता है, वो यहाँ के मार्फत से भेजा जा रहा है। और
केवल यही नहीं कहा जा सकता कि केवल सतना का बालकृष्ण जो है वो भेज रहा है, कहां कहां से ये पैसा वहां पहुंच रहा है, इसके पूरे गहराई में जाना आवश्यक है। मेरे ख्याल से एटीएस के साथ साथ आईबी को भी अभी इसमें आ जाना चाहिए, रॉ को भी इसमें आ जाना चाहिए और सभी एजेंसियों को एक साथ मिलकर इसके जो है पूरी गहराई में जाना चाहिए, ताकि ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, संभव है कि ये एजेंट्स दूसरी जगह भी फैले हों जी। तो इनको पूरा समूल नष्ट करना इस समय बहुत जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। ठीक है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, अब सवाल सर आपसे है, क्योंकि एटीएस ने ये काम किया, जाहिर बात है उन्हें इसकी बधाई मिलनी चाहिए कि उन्होंने ये बड़ा मकड़जाल तोड़ने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी बनता है कि मध्य प्रदेश, जहां पर हम ये दावा कर रहे हैं, सरकार ये दावा कर रही है कि हमने सिमी का सफाया कर दिया, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले आईएसआई एक बड़ी पैठ इस प्रदेश में बनाने की कोशिश करता है और अलग अलग बड़े बड़े शहरों में आईएसआई के ऐसे एजेंट पकड़े जाते हैं जो बड़े हाईटेक तरीके से अपने मॉड्यूल को कम से कम स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा है शुरुआती जांच जिस तरह से एटीएस की हुई है उसमें। बिल्कुल शर्मा जी, और मुझे लगता है कि आज जी न्यूज के माध्यम से आपने जो कार्यक्रम रखा है, हम सब मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हो, समर्थक हो या जो भी हो, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जिसमें से एक बहुत स्ट्रांग मैसेज निकलकर आना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं विनम्रता पूर्वक, जो आपने 2 बक्सों में अरुण यादव जी और मेरी बाइट्स को दिखाया है, मैं अपने आप को उन चर्चा से अलग करता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है राजनीतिक चर्चा में बात उलझ जाती है, वो क्रिया प्रतिक्रिया है, आवश्यक है अनावश्यक है, आप निर्णय दोनों के ले सकते हैं, मैं आपको अनुमति दे सकता हूं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, मध्य प्रदेश क्यों, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से भी बाइपोलर पॉलिटिक्स है और बहुत अच्छे सौहार्द का माहौल है, चाहे दनुपिया जी हो, हम हो या कोई भी हो, हम कांग्रेस और हम अपनी विचारधारा के आधार पर राजनीतिक माहौल में चलते हैं और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे की सरकारों को भी, तो बहुत मुफीद जगह मध्य प्रदेश हो जाती है। यहाँ पर कोई कम्युनल वायलेंस भी नहीं है, ना यहाँ का स्वभाव है, ना यहाँ पर कास्ट वायलेंस का स्वभाव है, तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश बिकम्स अ वेरी गुड हार्बरिंग स्टेट फॉर दीज पीपल। अब यहीं पर हमारी चुनौतियां हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार के लोग हमारे आजू बाजू ही इस प्रकार की गतिविधि करते हों। एटीएस ने बहुत अच्छा काम ये किया है, ऐसा नहीं कि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने इस रैकेट को क्रैक किया है वो बहुत काबिले तारीफ है। और मैं इस बात को भी नहीं नकार सकता कि इस पूरी क्रैकिंग में एटीएस की शर्मा जी नागरिकों की भूमिका नहीं रही होगी, क्योंकि इनपुट्स नागरिक भी देते हैं यदि वो कोई संदिग्ध गतिविधि आसपास देखते हैं। तो मेरे लिए ये कहना यहाँ जी न्यूज के इस कार्यक्रम से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग अपनी शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक हमारी नागरिक जिम्मेदारी होती है कि हम कोई भी संदिग्ध अवस्था या कोई गतिविधि अपने आसपास देखते हैं तो तुरंत मुझे लगता है हमारे पुलिस के मित्रों को हमें सूचना देनी चाहिए और एक सजग नागरिक के रूप में आना चाहिए। पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, वो तो इस प्रकार की कार्रवाई करेगा ही। दुख की बात बस इतनी है कि जब हमारे देश के नागरिक कुछ पैसों के लिए जब इस प्रकार से सूचनाएं बेचते हैं तो जरूर एक दुख होता है और लगता है 70 वर्षों में भी यदि हम इन्हीं बातों का सामना करें, क्योंकि उनके देश से आकर यहाँ पर गतिविधि करें वो तो समझ में आती है बात, लेकिन हमारे ही देश के लोग और खासतौर से मध्य प्रदेश के लोग यदि इसमें शामिल हो जाएंगे तो एक नई प्रकार की मैं समझता हूँ चीज है, क्योंकि सिमी को सबने मिलकर रिजेक्ट किया है। आज यदि सिमी की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी ने भी उसको समर्थन नहीं दिया। जब उसके बारे में जानकारियां प्राप्त होना शुरू हुई है तो मध्य प्रदेश शांति की जगह है। ये भी बहुत अहम है, कार्यक्रम से हम अपने संकल्प को दोहराएं। धनोपिया साहब, ये इस केस में ये भी बहुत अहम है कि ये भी कहा जा रहा है कि टेलीफोन कंपनियों से जुड़े हुए कुछ प्रतिनिधि या कुछ अधिकारी इसमें शामिल हैं। उनके बारे में हालांकि डिटेल एटीएस चीफ ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि इससे आप बिल्कुल ये अनुमान लगा सकते हैं कि बिना उनकी मदद के ये काम आईएसआई के एजेंट नहीं कर सकते थे। और दूसरा, मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग इसमें शामिल हैं, आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं
और इतने हाईटेक तरीके से काम करना है कि उसे ब्रेक कर पाना, उसके बारे में पता लगा पाना, यह भी बहुत मुश्किल है, जिस तरह से एटीएस चीफ आज समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश एक सॉफ्ट टारगेट ऐसे लोगों के लिए बन गया है, या आईएसआई के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है, जिसमें आप धीरे धीरे अपनी पैठ बना सकते हैं, पुलिस को भनक नहीं लगेगी? राममोहन जी, वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले कुछ सालों से जिस तरह का वातावरण निर्मित हुआ है, उस पर मैं समझता हूं कि पार्टी विशेष की बात, अभी इससे पहले डॉक्टर वाजपेयी जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर सिमी का बहुत बड़ा नाम था और बहुत बड़ा काम था। मेरे मित्र भूल जाते हैं कि खंडवा जेल से भागने वाले सिमियों को क्या हुआ था, मक्सी से भागने वालों को क्या हुआ था, और ये हालत थी कि 15 अगस्त को अच्छे चाल चलने के कारण जो छोड़ा गया था उनमें सिमी का कार्यकर्ता था। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल की बातें हैं जी। इसलिए इस बात को चर्चा करने के साथ साथ देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हालात क्यों बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हालात इसलिए बन रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत लचर है, यहाँ पर किस तरह का नियंत्रण नहीं है। हम कानून के नाम पर यहाँ देखते हैं सरेआम धज्जियां उड़ती रहती है, जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है, लोगों में भय नहीं है। जब तक लोगों में भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, किसी बात से वो घबराएंगे नहीं और संरक्षण मिलेगा, संरक्षण की स्थिति बनकर आएगी। अभी आप देख रहे हैं चर्चा को राजनीतिक में चाहते हैं कि मजबूरी है बात करने की कि ग्वालियर के अंदर भाजपा पार्षद के जेठ, उनके पति के बड़े भाई सीधे उसमें इन्वॉल्व हैं। और एक और आश्चर्य वाली बात है कि जो पाक के लिए काम कर रहे हैं, पाक के लिए खुफियागिरी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, देश के साथ देशद्रोही कर रहे हैं, उसमें किस वर्ग के लोग हैं, किस समुदाय के लोग हैं, सारी चीजें बड़े सोचने की, विचारने की विषय है कि आखिर क्या परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का संरक्षण तो होता ही है। हमारे अध्यक्ष अरुण यादव जी ने कहा है कि ग्वालियर के अंदर श्रीमती माया सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर जी का वर्चस्व है, वहां के नेताओं को संरक्षण उनको मिलता है, उन्हीं के संरक्षण में इस तरह का अपराधी प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए सोचने की बात है। मैं बधाई देता हूं एटीएस के लिए, लेकिन मैं इस बात की आलोचना करता हूं कि पुलिस के द्वारा ही यहाँ पर नकारापन दिखाया जाता है, इसलिए आपराधिक प्रवृत्तियां मध्य प्रदेश में ज्यादा बढ़ रही है। पुलिस के लोगों को राजनेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा बेकार के कामों में लगाया जाता है। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये चर्चा लगातार जारी है, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि त्रिपाठी साहब से ये समझेंगे कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यहां पर आईएसआई के एजेंट अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। प्रायोजक हैं पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी त्वचा को बचाएं। इंडिगो PU इनेमल पेंट, नीलकमल अब प्लास्टिक फर्नीचर से कहीं ज्यादा, और सिग्नेचर ब्लैंकेट्स के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। तो याद है ना बच्चों, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनवाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी। ये कृमि नंगे पैर खेलने से, बिना हाथ धोए खाना खाने से, खुले में शौच करने से और साफ सफाई ना रखने से फैलते हैं। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृमि से बचना आसान है। खुले में शौच न जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहनकर रखें। और जब 10 फरवरी को स्कूल और आंगनवाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाए तो स्कूल और आंगनवाड़ी जरूर जाएं। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें 15 फरवरी को दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रसारित। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। आजकल बड़ी कंपनियां भ्रामक प्रचार एवं महंगे प्रचार से अपनी वस्तुएं महंगी बेच देती है। तनमन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक में है अच्छे केमिकल्स का संतुलित मिश्रण, जो आपके कपड़ों को लंबी उम्र के साथ बेहतरीन चमक भी दे। इस्तेमाल करके देखिए तनमन डिटर्जेंट केक, तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
नया रायपुर को स्मार्ट सिटी चैलेंज जिताने के लिए इस 19 फरवरी दौड़ रहा है रायपुर। दौड़ रहे हैं 25,000 लोग। NRDA के साथ नया रायपुर को स्मार्ट सिटी चैलेंज का खिताब दिलाने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन इस 19 फरवरी को नया रायपुर में आयोजित कर रहे हैं हाफ मैराथन 2017, जहाँ पे 10 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्ग सब दौड़ेंगे। साथ ही इसमें शामिल होंगे 3 लाख के प्रथम पुरस्कार से लेकर 30 लाख तक के पुरस्कार। तो आइए इस 19 फरवरी सुबह 6:30 बजे हाफ मैराथन से जुड़िए और नया रायपुर को स्मार्ट सिटी चैलेंज जिताने की ओर अपना कदम बढ़ाइए। हाफ मैराथन 2017 रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर से रायपुर हाफ मैराथन का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर लॉग ऑन करना और कार्यालय जाना ना भूलें। खेलो इंडिया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर आतंक के कितने एजेंट और काम कर रहे हैं। एनके त्रिपाठी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, मैं यही आपसे समझना चाह रहा था कि क्या वजह है ये जो जेपी धनोपिया साहब कह रहे हैं कि कमजोर कानून व्यवस्था है, इसकी वजह से क्या आतंकियों को या आतंक से जुड़े हुए लोगों को, ऐसे जासूसों को अपने पैर पसारने में थोड़ी आसानी होती है? भोपाल में भी इस तरह के ISI से जुड़े कुछ लोग पकड़े गए थे। एक और बड़ा दिलचस्प मामला तब आया जब राज्यसभा के सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम, उनके PA वो पाकिस्तान को जानकारियां भेज रहे थे। ऐसी जानकारी सामने आई। ये चीजें सामने आती रही हैं धीरे धीरे। देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक दल जो है एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा जी, क्योंकि उसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है जी। वो केवल राजनीति के लिए है और उसका केवल एक राजनीतिक चश्मा है जिससे वो बात कही जाती है। कोई भी तथ्य आएगा तो प्रत्येक राजनीतिक दल उसको अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेगा, अपने समय के हिसाब से करेगा। लेकिन जहां तक एक संस्था की बात है, चाहे कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम में थोड़ा डिफरेंस है। अगर कानून व्यवस्था हमारी लचर है या सक्षम है, उसके बावजूद इंटेलिजेंस का भी ये काम, क्योंकि जासूस जो जिस तरीके से बनाए जाते हैं उसका कानून व्यवस्था से सीधा कोई भी संबंध नहीं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश को अलग से निकाल के भारत में मत देखिए। उड़ीसा से लेकर कर्नाटक, केरल और पंजाब, अभी हाल ही में पटना से जो है हमने ISI एजेंट को देखा जिसमें सबोटाज में भी शामिल था। तो इसको सिंगल आउट करने का कोई मतलब नहीं है, या एक प्रदेश में किसी एक शहर को जो है सिंगल आउट करने का कोई उसमें तात्पर्य नहीं बनता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार की कोई भी एजेंसी को यहाँ पर पनपने न दे, चाहे ISI हो, चाहे सिमी हो, या और भी कोई दूसरे संगठन हो। ये संगठन अपना मुखौटा बदलते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ISI यहाँ पर पैसा भेज रही है और इन एजेंट्स के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, अभी तक हम ऐसे प्रकार के एजेंट्स को जानते थे जो अपने धर्म के चरम सीमा पर जाने के कारण वो भटक जाती थी। ऐसे लड़के जो हैं हमारे सामने आ रहे थे जो कि आतंकवाद की ओर जा रहे थे। ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल हैं, उनको केवल पैसा चाहिए और उस पैसे के बदले वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर निगाह रखना जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का, त्रिपाठी साहब आपका, वाजपेयी साहब आपका और धनोपिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत लौट रहे हैं एक और नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए आपकी आवाज।